ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग चल रहा था एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेशन। स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग बिना टाइम गंवाए। ठीक है ना, हम लोग सीधा शुरू करते हैं बेटा सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा बेटा, और सवाल पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए बेटा। जल्दी से कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए उसमें, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम समझ पाएँ आपको, है ना। और कोई प्रॉब्लम लग रही हो आपको, कहीं हमें इम्प्रूव करना हो तो हम भी समझ पाएँ कि हमें इस चीज़ में इम्प्रूव करना है बेटा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 33 से 1/3% घटा दी जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा ये बताना बेटा। ठीक है, सवाल करा इस किसी बेलन की जो त्रिज्या है ना, उस त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए बेटा। ठीक है ना, और उसकी ऊंचाई में जो हाइट है ना बेटा, उसमें 33 से ही 1/3% की कमी कर दी जाए, माने घटा दी जाए। ठीक है ना, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी या परिवर्तन होगा ये बताना बेटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, आपको एक फ्रैक्शन मेथड बता देते हैं पहले। देखो बेटा, ये जो 20% है ना बेटा, इसे आप 1/5 कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी पहले त्रिज्या 5 थी, मूल त्रिज्या 5 थी, तो त्रिज्या में 5 का 20% वृद्धि करना बेटा, तो 1 बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब त्रिज्या हो जाएगी बेटा 6। ठीक है, और हाइट की बात, ऊंचाई की बात करते बेटा। ऊंचाई क्या है, 33 से 1/3% कमी। इसका मतलब ये कि अगर मूल ऊंचाई बेटा 3 थी, तो उस 3 में 33 से 1/3% की कमी, मतलब 1 की कमी हो गई बेटा। तो यहाँ ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 2। अब आपसे बात कर रहा बेटा आयतन की, तो किसी भी, आप एक बात समझते हो ना बेटा, कोई भी अलग अलग 2 आयतन हो तो उनकी आयतन में, बेलन हो, उनके आयतन में क्या परिवर्तन होता है, फर्क क्यों पड़ेगा, क्या चेंज होगा, कैसे बदल जाता है आयतन किसी बेलन का। तो बेलन का जो आयतन होता है बेटा, वो फॉर्मूला तो आप समझते हैं, πr²h। तो अब देखो पाई की वैल्यू, तो कोई और दूसरा अगर बेलन हो, मान लो उसकी आप ऊंचाई h ये लिख रहे होंगे बेटा, तो बताओ पाई तो सेम रहती है। अगर आयतन बदलेगा तो किसकी वजह से, r और h की वजह से। तो हमें भी मतलब इसके आयतन से तो है, लेकिन हम ये समझते हैं ना बेटा कि आयतन अगर πr² है ना बेलन का, तो इसमें परिवर्तन कहाँ होगा, एक h में और r में। पाई तो सेम रहती है। ठीक है ना, इसकी r ये, इसकी ऊंचाई, इसका आयतन निकालना है, इसकी r ये, इसकी ऊंचाई, इसका आयतन निकालना है। ठीक है ना, तो हमें मतलब है r²h से, तो आप कर दो बेटा r²h। देखो 5 का स्क्वायर इंटू h 75 बेटा। यहाँ करोगे अगर तो 6 का स्क्वायर इंटू h 2 है, तो ये होगा 72 बेटा। देखो आयतन में कितनी कमी आई, 3 की कमी है। कितने से कम हुआ है, 75 पे। कितने % बढ़ना बेटा, ठीक है बेटा, तो ये 75 से 72 रह गया, कमी आ गई, आयतन में कमी आ गई बेटा, आयतन घट गया। 3 से काट दो 25 हो गया, 25 से काट दो बेटा 4 हो गया। आयतन में 4% की कमी आ गई बेटा, 4% कमी हो गई इसमें। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में, बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ खास किया नहीं बेटा। केवल हमने ये चीज़ आपको समझाई कि यहाँ आयतन अगर देख रहे हैं तो πr²h, इसका भी होगा πr²h, इसका भी πr², दोनों में पाई होगी तो पाई से हमें हटा देते हैं। केवल मतलब है r²h से, r²h से बेटा, तो हमें r²h से ही मतलब था, तो हमने r²h कर दिया। 25 दिया 75, 36 दूनी 72, देख लिया बेटा। 75 था, 72 रह गया, माने 3 की कमी आई। 75 से 3 कम हो गया है, कितने % बना, 4%। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए बेटा। सवाल कह रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक चाल दे रखी ट्रेन की आपको, और कह रहा है कि ये ट्रेन किसी घर को पार करती है 12 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझते हैं बेटा,
जब कोई ट्रेन, सपोज दैट ये ट्रेन है, ये ट्रेन अगर इस घर को पार करती है, ये घर है, इस घर को पार करती है, तो ये मान के चलते ना कि घर की दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, घर की दूरी शून्य मान लेते हैं। घर हो बेटा, सिग्नल पोस्ट, कभी आपको देखा कोई सिग्नल पोस्ट हो, कोई व्यक्ति हो, इन्हें पार करना है, तो हम मान लेते हैं कि इनकी दूरी जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई ट्रेन, ये रेलगाड़ी बेटा, ठीक है, ये ट्रेन है, ये रेलगाड़ी है, ये किसी व्यक्ति को पार करे, सिग्नल पोस्ट को पार करे, या फिर किसी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे, तो ये स्वयं की दूरी तय करती है, ठीक है ना, ये स्वयं की दूरी तय करती है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी सिग्नल पोस्ट को, खंबे को, घर को, व्यक्ति को पार करे तो ये स्वयं की दूरी तय करती है। इस रेलगाड़ी की चाल आपको दी गई है बेटा, कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर ये चाल है, ठीक है ना। और इसने उस घर को पार करने में कितना समय लिया, तो समय लिया बेटा 12 सेकंड, 12 सेकंड समय लिया इसने उस घर को पार करने में। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी रेलगाड़ी अगर घर को पार कर रहे है ना बेटा, तो वो अपनी दूरी तय कर रही होगी, है ना। तो 12 सेकंड में इसने स्वयं की दूरी तय कर ली, तो 12 सेकंड में इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी बेटा। अब आप देख रहे हैं, अगर आपसे दूरी पूछे ना, तो आप समझते हैं बेटा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितनी बेटा, 45 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखेंगे आप। और समय कितना बेटा, 12 सेकंड। तो समय सेकंड में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं बेटा। अब ये चाल होगी मीटर पर सेकंड, ये चाल और गुणा समय कितना बेटा, 12 सेकंड। बस सॉल्व कर दो बेटा, 6 3 18, 6 दूनी 12 हो गया, 3 से काट दो बेटा, 15 हो गया, 15 15 30, 3 पंचे 15, 150 मीटर, 150 मीटर। बस ये लंबाई हो गई उस ट्रेन की। वो जो ट्रेन है ना बेटा, वो 150 मीटर लंबी है, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। बस इतना ही पूछा था ट्रेन की लंबाई। आप 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 150 मीटर। जितनी दूरी आप 12 सेकंड में तय कर रहे हैं ना, वो स्वयं की दूरी तय कर रही होगी रेलगाड़ी। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 150 मीटर है, ठीक है ना। इसका ए ऑप्शन जो है बेटा वो सही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल पढ़िए, स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, रिप्लाई कीजिए, जल्दी से उसका जवाब दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला है, 7500 रुपये की धनराशि पर 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप में चक्रवृद्धि होता हो। माने ब्याज जो है ना मंथली दिया जा रहा बेटा। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा। धनराशि आपको दे दी है ना, इसने इस सवाल में आपको मूलधन दे दिया बेटा 7500 रुपये, ठीक है ना। समय दे दिया बेटा 3 वर्ष, दर दे दी बेटा 24% वार्षिक, ठीक है ना। ये सवाल में दे दिया आपको, सारी चीजें सवाल नहीं, और हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताना आपको, ठीक। लेकिन अब एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कि ब्याज संयोजित कैसे, ब्याज कैसे लग रहा है, तो मासिक संयोजित तो होता है। ये सवाल में दिया है बेटा, मासिक संयोजित होता है। ब्याज लगना है मंथली, एक एक महीने में लगना है। तो देखो बेटा ये 3 माह है, 3 माह है ये, ठीक है ना। और अब देखिए दर बेटा, जो दर है ना ब्याज की, जो इंटरेस्ट रेट है, जो दर है वो 24% वार्षिक है। माने 1 साल में 100 रुपए पे 24 रुपए लगेंगे, ठीक है। जबकि हमें ब्याज देना कैसे बेटा, मंथली। तो 1 महीने की बता दो बेटा, तो 1 साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज है ना बेटा वो 2% प्रति माह लगेगा, ठीक है ना। जो दर 24% वार्षिक है ना, अगर उसे हम मंथ में बदलेंगे ना बेटा, तो वो 2% वार्षिक होगा ब्याज, ठीक है ना। अगर ब्याज 2% मासिक है और समय कितना है, 3 माह है, तो बताइए 3 माह में अगर ये ब्याज लगना है 7500 रुपये पे, तो कितना ब्याज आएगा, ठीक है ना। अब आपके लिए बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट हम करते हैं, और ये कभी भी किसी भी दर पे, चाहे वो मासिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे छमाही कुछ भी हो। देखिए अगर ये ब्याज बेटा 2% मासिक लग रहा ना, 1 महीने में 2% लगा, तो 3 महीने में, बात कंपाउंड इंटरेस्ट की है, चक्रवृद्धि ब्याज की है, तो 3 महीने में ये चक्रवृद्धि ब्याज पे कितनी बन जाएगी, बस ये समझना आपको, कुछ नहीं। बिल्कुल देखो
2% मासिक है, प्रति माह है, ठीक है ना। 3 माह में 2 तिया 6%, ये हो गई, दशमलव लगाओ बेटा, ठीक है ना। अब क्या करना है, चूंकि ये 3 माह है, तो हमें चूंकि अगर हमने 2 तिया 6 कर दिया ना बेटा, तो ये तो सामान्य ब्याज रहा, साधारण ब्याज रहा, सरल ब्याज रहा, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको करना क्या है, कभी भी किसी भी दर को अगर आप 3 वर्ष में 3 माह में चेंज करते हैं ना, तो 2 तिया 6 कर दो बेटा। उसके बाद क्या करना है, इस 2 का क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 अंक लिख लो तो 8 0 8 लिख दो बेटा। और अब 2 का करो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 वर्ष समय है, 3 माह है, तो 4 दूनी 8, देखो 2 दूनी 4 तिया 12, सॉरी 2 दूनी 4 तिया 12%। आपकी जो दर 2% प्रति माह है, ये 3 माह में 6.1208% बनेगी, ठीक है बेटा। इसमें दिक्कत आई होगी आपको चेंज करने में, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, समय दे देते, मान लो आपके पास समय 3 वर्ष है और दर मान लो है 5%, ठीक है ना, 5% वार्षिक है। इस दर को आप 3 वर्ष में चेंज करो। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 3 साल बदलो, 1 साल में 5 है ना, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की, अच्छा चलिए दोनों बता देते हैं आपको। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं बेटा, साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो कितनी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज पे कितनी होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो प्रतिवर्ष समान ब्याज लगता है बेटा, तो 5 तिया 15, यहाँ तो 15% बनेगी, कोई दिक्कत नहीं 3 साल में। लेकिन जब बात चक्रवृद्धि ब्याज की आएगी ना बेटा, तो 5 तिया 15 करो डेसिमल, ठीक है ना। अब 5 का करो क्यूब, 5 पंचे 25 पंचे 125 हो गए बेटा, इसके 2 डिजिट रख दो यहाँ पे, ये हो गए। अब 1 बच गया ये। अब 5 का स्क्वायर करो, 5 पंचे 25 तिया 75 और 1 ये लग गया 76। तो जो ब्याज दर 5% वार्षिक है, वो साधारण ब्याज में 3 वर्ष में 15 बनेगी, लेकिन कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज में वो 3 वर्ष में 15.7625 बनेगी, ठीक है ना। बस सेम कंडीशन मैंने वहां अप्लाई कर दी, ये जो 3 वर्ष की है ना बेटा, वैसे ही वहां चेंज कर दी है, ठीक है ना। आपको पूरा 3 साल का सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ दर को सीधे चेंज कर दो। देखो बेटा, 2 तिया 6 कर दिया हमने, 3 माह है ना, और ये 1 माह का है, तो 2 तिया 6 ही हो गया। अब 2 का क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 अंक रख दिए। अब 2 का करो स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 माह समय, तो 4 तिया 12, बस ये हो गई ब्याज दर। 3 साल में इतना दर ब्याज लगेगा बेटा। अब आपके पास रुपए कितने थे, आपको रुपए दे रखे थे 7500 रुपए हैं आपके पास बेटा, और बस ये ब्याज दर है आपके पास 1208% है बेटा बटे 100। बस इसे सॉल्व कर दो। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 0, 10 हटा दो बेटा, 4 0 नीचे लगा दो, हो गया ये। काट दो, 2 0 कैंसिल कर देते हैं बेटा। चलिए 2 खत्म हो गए, 25 या 75 और 25 से काट दो बेटा, 25 को 100, 400 हो गए बेटा, ये खत्म हो गया। 4 से काट दो, 4 1 4 हो गए, ये 100 हो गया। 4 से ये काट दो बेटा, 4 1 4, 2 बच गए, 4 5 20, 4 3 12, 0 4 दूनी 8 हो गए बेटा, ठीक है ना। चलिए 3 का गुणा कर दो, हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6, 0, 3 से 9 15 और 4, 100 है तो बेटा भाग कर देंगे आप यहाँ पे, 100 का भाग बट्टे में करेंगे, चलो लिख देते हैं, भाग देंगे बेटा, तो हो जाएगा 459.06, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। लगभग बताना था रुपए में निकटतम तक, तो 459 रुपये हो गए बेटा, 459 रुपये इसका आंसर हो गया। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है बेटा, ठीक है ना, ए इसका सही आंसर है बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, नेक्स्ट जल्दी से, ठीक। सवाल पढ़िए, और थोड़ा अनुपात का सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी सवाल सरल है एकदम से, है ना। जल्दी से देखिए बेटा ध्यान से, तो आप समझ पाएंगे। पढ़िए, सवाल कह रहा बेटा a + b - c, एक ये बेटा इसका अनुपात, फिर है अनुपात b + c - a, ठीक है, फिर है अनुपात a + c - b = 4:5:9, ठीक है ना। और हमें चाहिए क्या है, ये कह रहा है कि आपको बताना है a - b अनुपात c - b अनुपात c - a, इसका मान क्या होगा, ये चाहिए बेटा, सॉरी c - a है, c - a ये चाहिए आपको, इसका मान बताना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो बेटा, इन 2 अनुपात को ले लो, उधर से 2 देख लो, कुछ नहीं, आसान है बिल्कुल।
जैसे a प्लस बी है बेटा माइनस सी है, और यहाँ प्लस कर दो ऐसे माइनस ए बराबर, वो देखो पहला दूसरा है ना, इन दोनों जोड़ दो, 9 हो गया बेटा। यहाँ से कैंसिल कर दो, खत्म हो जाएगा। आपको दिख रहा है कौन कौन खत्म कर सकते हैं आप बेटा। c खत्म हो गया, a खत्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ देख लो 2v इज इक्वल टू 9 हो गया बेटा, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू हो गया 9/2, ये b की वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला, वहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे अब आप। c बराबर बताइए बेटा, इन दोनों को देख लो बेटा। ये देखो यहाँ से देख रहे हैं आप, माइनस से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2c बचा, ठीक है ना। अगर 2c बराबर इन दोनों को देख रहे हैं तो 9 और 5 14, ठीक है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 14/2, ठीक है, 14/2 आ गया। a की वैल्यू बताओ बेटा, a बताइए जल्दी से। तो इन दोनों को देख लो बेटा, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 और 4 13, ये जाएगा बेटा 13/2। सारी वैल्यू आ गई बेटा, a की, b की, c की, सबकी वैल्यू आपके पास। तो अब यहाँ देखो a माइनस बी करना ना बेटा, a माइनस बी, a ये है, v ये है, तो 13 में से 9 माइनस कर दो बेटा, ठीक है ना। तो 4/2, ठीक है। यहाँ आइए c माइनस बी, c ये है, b ये है, 14 में से 9 माइनस करो बेटा, 5/2, 5/2 अनुपात। c माइनस a करना है, c ये है और a ये है, तो 14 में से 13 माइनस करोगे बेटा तो 1 बचेगा, 1/2 ये आ गया बेटा। ये कैंसिल कर दो बेटा, तो अनुपात आ जाएगा 4:5:1, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना बेटा। ये आंसर इसका आसान है, इजी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बेटा। देख लिया होगा, हमने कुछ नहीं किया बेटा, एक आपको समझा दिया आप कैसे माने। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, कैंसिल हो गया बेटा, 2b का मान आ गया, उन दोनों को जोड़ कर 9 रख दिया, बस ऐसे हमने यहाँ से c का निकाली, कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर माने 9 5 14/2 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे और उसे करके हमने a निकाले, 13/2 हो गया, बस वहाँ a माइनस बी, c माइनस बी, c माइनस a, यही कर रहे हैं बेटा, हमने कर दिया सबको, ठीक है। आ गया होगा समझ सबको। अगर आपको कोई दिक्कत आती है बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए बेटा, आगे बात करते हैं फिर आपसे इस सवाल पे भी। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है ना बेटा। बहुत ज़्यादा बातें करें हम तो वो तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अब सेशन में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए तो आप अगला सवाल देखिए बेटा। एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है बेटा, ठीक है ना। एक तो एल्कोहल है और जल है बेटा। एल्कोहल और जल का अनुपात क्या है? 3:4 है, 3:4 है। एल्कोहल और जल का अनुपात आपको दिया 3:4, ठीक है ना। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर, माने जल मिला दिया गया, ठीक है। एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। देखो बेटा ये रेशियो हो गया 5:8, 5:8 हो गया। अच्छा आप ये बताइए बेटा कि ये 5:8 हुआ क्यों है? जब इसने जल मिला दिया है, पहले जल 4 था, अब जल मिल गया 8, चलिए मिल गया 8 लीटर, हम मानते हैं मिला दिया इसने 8 लीटर, ठीक है, इसीलिए बढ़ गया। ये बताइए जल तो मिलाया गया इसलिए बढ़ गया, जल पहले 4 था अब 8 हो गया, मानते हैं क्योंकि 8 लीटर से मिला दिया, अनुपात बढ़ गया। लेकिन जब एल्कोहल में कुछ नहीं मिलाया गया तो एल्कोहल 3 से 5 क्यों हो गया? ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है भाई। हमसे आपने मिलाया क्या है? एल्कोहल, तो एल्कोहल बढ़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल बढ़ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। मिलाया गया जल है तो जल बढ़ जाए, फिर एल्कोहल क्यों बढ़ गया? तो जो एल्कोहल बढ़ गया ना वो नहीं बढ़ना चाहिए था। अगर वो नहीं बढ़ना चाहिए तो हम समझ जाते हैं कि क्योंकि गलत बढ़ गया, तो हम क्या करते हैं एल्कोहल को सेम कर देते बेटा। आप कुछ नहीं करना था बेटा, एल्कोहल सेम कर दो, बस 5 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का नीचे कर दो। एल्कोहल सेम कर रहा हूँ बेटा, अनुपात को दोबारा लिख देते हैं। ये हो गया बेटा 15, ये हो गया 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 24। बस एल्कोहल बढ़ा नहीं, एल्कोहल मिलाया नहीं गया बेटा, तो एल्कोहल सेम है। जल मिलाया गया, जल बढ़ गया। देखो कितना हो गया कितना यूनिट बढ़ा? तो आप कहोगे सर ये तो 4 यूनिट बढ़ गया जल, ठीक है, 4 यूनिट बढ़ गया जल। सवाल में जल बढ़ा कितना है? तो 8 लीटर, माने 4 यूनिट का मान 8 लीटर है, तो फिर हम कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट बराबर 2 लीटर। आपसे पूछ रहा है मिश्रण की मूल मात्रा लीटर में कितनी थी, तो मूल रूप से कितना है? पहले यही था, तो 15 और 20 कितना हुआ? 35, तो 35 यूनिट का मान कितना होगा?
35 बराबर 1 बराबर 2, 35 बराबर 70 लीटर बेटा। इधर आंसर हो गया एकदम से आपका, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। आगे समझ में, चलिए अगर समझ में आया बेटा तो लाइक कीजिए सेशन को ज़रूर, ठीक है ना। आप और क्या कर सकते हैं, जितना कोऑपरेट कर सकते हैं, जितना आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं वो यही कि आप कमेंट करें बेटा, लाइक करें सेशन को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, स्क्रीन पे आपको 6वां सवाल दिख रहा होगा और इसकी बात करते हैं। सवाल पढ़िए बेटा, 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है। यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 70 है तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या है। चलिए देखिए बेटा, पहले इसने 5 विषय हैं इसके, ठीक है ना। आप ऐसे ही कर रहे होंगे, 5 विषय और 5 का औसत कितना है 72, तो योग कितना बना, हम योग पे सॉल्व कर रहे होंगे बेटा, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 36 हो गया, 360 अंक हैं, ठीक है ना। उनमें से 3 विषय हैं, उनका प्राप्तांक कितना है, तो बोले 70 है, तो ये 210 बना। अब आप कहोगे सर बचे कितने, 5 थे, 3 ही है, तो 2 बचे शेष। 2 विषय के प्राप्तांक कितने हो गए, तो कर दो माइनस, ठीक है ना, 150 हो गए। तो अगर प्राप्तांक 150 है तो औसत कितना हुआ, तो योग बटे राशियों की संख्या करोगे तो आ जाएगा 75। ये आपका आंसर है बेटा 75, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लेकिन आप कोशिश कीजिए बेटा कि आप ऐसे सॉल्व करो, थोड़ा सा आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ये तो संख्या चली 5 थी, हमने गुणा कर भी लिया। अगर इसकी जगह पे आपको लिख दिया जाता है कि नहीं 55 है या 65 है, संख्या बड़ी होती तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। तो एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाते हैं। आप ध्यान समझिए बेटा, चूंकि हम लोग एवरेज समझते हैं ना, एवरेज का मतलब होता है संख्याओं को बराबर करना, लेवल बराबर करना, सबको एक साथ करना, बराबर करना। तो हम बराबर कर लेते हैं बेटा। जैसे देखो 5 का औसत कितना है 72 और 3 का कितना है 70, ठीक है ना। अब बची 2 विषय का प्राप्तांक कितना ये पूछा। जब 5 विषय है ना तब प्राप्तांक कितना है 72 है, और 3 विषय तो प्राप्तांक कितना है 70 है। माने इन 3 विषय के प्राप्तांक में कमी आ गई है, कितने की, 2 की कमी आई है। अगर 3 में 2 कम हो गए हैं तो इधर जो 2 विषय बचे ना, इनमें संख्या बड़ी होगी, प्राप्तांक बड़ा होगा, तभी ये लेवल 72 हो पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जब सारी संख्या है ना, सभी संख्या है, तो सब 72 औसत का मतलब ये है। अब उनमें से 3 संख्या वो 70 होगी, तो इनमें से 2 कम हुआ, तो ये 2 कम हुआ, तो बची 2 संख्या है ना, उनमें वृद्धि हुई होगी निश्चित रूप से। तो अब क्या करते हैं, जब इनमें प्लस हो गया तो इनमें वृद्धि होगी। कितनी, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको। 2 बराबर 2 है तो इधर से कर दो आप 3 बराबर 3 प्लस होगा बेटा। 72 था, 3 प्लस कर दो 75 होगा। ये तो आंसर एकदम से, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। सवाल पढ़िए, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा बेटा, फिर आप जवाब दीजिए। 4 संख्या 2:3:5, 2, 3, 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। उनका मासा मान HCF 6 है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग बताइए। इनका HCF दिया बेटा, मासा दिया है 6 है, ठीक है ना। तो कभी भी HCF दे और अनुपात दे, तो आपको अगर संख्याएं निकालने ना बेटा, तो आपको मासा का गुणा 1 अनुपात में कर दो, एक संख्या, 6 दूनी 12 एक संख्या आएगी बेटा, 6 तिया 18 एक संख्या आएगी, 6 पंचे 30 एक संख्या होगी, और 6 सत्ते 42 एक संख्या होगी। बस ये संख्याएं होंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन सवाल है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी का वर्गों का गुणनफल बताइए, नहीं सॉरी, वर्गों का योग बताना। तो सबसे छोटी हो गई बेटा कौन सी, 12 का स्क्वायर कर दो, 6 दूनी 12 आ जाएगी, इसका वर्ग करना। बड़ी हो गई बेटा कितनी, 6 सत्ते 42, 42 का वर्ग कर दो। इन दोनों का योग बताना। बोलो सबसे छोटी संख्या के वर्ग और सबसे बड़ी संख्या के वर्ग का योग बता दो। तो ये हो गया बेटा 144, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ से ले 4 चौक 16 और 1 17, 1764 हो गया बेटा। बस दोनों जोड़ दो, 4 4 8 हो गया बेटा, 6 4 10 यहाँ से ले 1 हो गया, 7 8 9 हो गया, और 2 2908 हो गया बेटा, सॉरी 1908 हो 1908 हो गया ये,
ठीक है, ये आपका आंसर होगा बेटा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है ना वो सही आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए सवाल बेटा, इम्पोर्टेंट है मैथ में। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप सवाल पढ़ते हो बेटा। आप लगातार अगर सवाल पढ़ रहे होंगे ना तो फिर आप कर ले जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप बिना सवाल पढ़े ऐसे ही लगाते ना तब दिक्कत आती है हमें। देखिए ध्यान से, यदि P के बारे में क्या है, यदि P Q का 220% है ना, तो Q P प्लस Q का कितने परसेंट है ये बताना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। देखो P के बारे में कह रहा है, बोले P क्या है P क्या है, Q का 220% है, यही ना, यही P है, यही कह रहा है। काट देते बेटा, 2 पंचे 10 और 2 11। तो P क्या है, Q का 11/5 है। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर P 11 है तो Q 5 है। P क्या है, Q का 11/5। अगर Q 5 है तो P 11 है, यही है मतलब। बस हो गया सवाल। तो Q अब कह रहा है तो फिर Q P प्लस Q का कितना है, कितने परसेंट है, तो Q का मतलब बेटा 5। इन दोनों का प्लस कर दो, कितना होगा 16। 5/16 कितने परसेंट बना, बस इतनी सी बात पूछ रहा है। 4 चौको 16 हो गया, 4 25 100 हो गया, 25 पंचे 125/4 बेटा। 4 तिया 12, 4 1 4 हो गया बेटा। 4 दूनिया 4 पंचे 20, 31.25%। ठीक है ना, सी आंसर इसका सही है बेटा, 31.25% है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से। एक्चुअली इस सेशन में बेटा 20 क्वेश्चन पूरे करवाने हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते हैं हम, और आपको समझ में आए तब। ठीक है बेटा, आप ध्यान समझिए। अगला देखिए, किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रयमूल्य का 48% है। अच्छा, कोई लेन देन है जिसमें लाभ कितना है, 48%। 48% का मतलब आप कहोगे बेटा 48/100, सही ना। अगर आप इसे आप कैंसिल आउट कर दोगे बेटा तो आप कह सकते हैं 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 से 25, मतलब 12/25। और लाभ है किसका बेटा, क्रयमूल्य का। मतलब कि अगर क्रयमूल्य 25 है तो प्रॉफिट, तो लाभ 12 है। इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सर ये 37 होगा। फिर 25 और 12, क्रय मूल्य 25 है, 12 आप प्रॉफिट ले रहे हैं, इसका मतलब आप उसे 37 में बेच रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए। बाद में यदि क्रय मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए, क्रय मूल्य जितना है उसमें 20% बढ़ा दो। 20% का मतलब 1/5 बढ़ा दो, तो 5 और बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 25 का 20% निकालो बेटा 5 आएगा, तो 5 बढ़ गया, तो क्रय मूल्य 30 हो गया। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहता, माने विक्रय मूल्य उतना ही रहेगा जहां जितना यहाँ था। इसका मतलब बेटा बेचेगी 37 में ही। मैंने पहले आप 25 की लेते थे, 12 प्रॉफिट लेते हैं, आप 37 की बेच देते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं आप लेने तो लगे 30 की, लेकिन बेच फिर भी 37 में रहे हैं, तो इसका मतलब 30 के लिए बेटा 37 बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का, आप 7 का हुआ प्रॉफिट। तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी आई, तो बेटा देखो पहले लाभ कितने का है 12 का, और अब लाभ कितने का है 7 का। कितनी कमी आई 5 की, कितने पे 12 पे, कितने परसेंट बनाइए देख लो बेटा। चलिए 4 तिया 12, 4 25 100, 25 पंचे 125/3, 3 का भाग दो बेटा, 3 चौको 12, 3 एकन 3। ठीक है ना भाई, और फिर यहाँ से 3 छंग 18, लगभग ये चलता रहेगा, तो लगभग 41.6% लगभग इतना आ जाएगा बेटा। 41.6 आना चाहिए था, 67 लगभग बेटा। ठीक है ना, आज इसमें कोई ऑप्शन नहीं है टाइपिंग की वजह से, ए ऑप्शन इसका सही होता, 41 है बेटा, 14 लिख गया है। ठीक है ना, इसका 41.6 आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा बेटा। वैसे कि समझ में आ गई होगी आपको बात।